Hello everyone, how are you all? Welcome to PN Institute. Today we are going to start grade 10 chapter 1 real numbers. देखो वैसे तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में सब्जेक्टिव्स में हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. बट ये चैप्टर आप छोटी क्लासेस में से बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. 6th में आपने पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा. तो ये चैप्टर हम रियल नंबर्स के बारे में जानना स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं हमारे नंबर सिस्टम के बारे में. क्या होता है हमारे नंबर सिस्टम में, कौन कौन से नंबर्स आते हैं. जैसे छोटी क्लास से हम स्टार्ट करें, 6th स्टैंडर्ड में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा. सबसे पहला नंबर सिस्टम कौन सा आता है? नेचुरल नंबर्स. बेसिकली नंबर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? नंबर्स जनरली यूज़ किए जाते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए. काउंटिंग पर्पस के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं? किसी भी चीज़ को हमें काउंट करना है, किन्हीं भी चीज़ों के लिए हमें काउंट करना है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जनरली 1 2 3 4. एंड नेचुरली यही किया जाता है, इसीलिए इस टाइप के नंबर सिस्टम को बोला जाता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय n. नेचुरल नंबर्स में हमारे नंबर आते हैं 1 2 3 4 एंड हैंड्स ऑन इनफाइनाइट तक. ठीक है, फिर जब कुछ सालों बाद ऐसा जब ये नेचुरल नंबर्स स्टार्ट हुए, इनको हम यूज़ करने लगे किन्हीं भी चीज़ों की काउंटिंग के लिए, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ यही नहीं है नंबर सिस्टम में, और भी नंबर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है. जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ. आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज़ीरो किसने इन्वेंट किया था? सब लोग कहते हैं ज़ीरो आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था. नहीं, आर्यभट्ट ने ज़ीरो इन्वेंट नहीं किया था, आर्यभट्ट ने ज़ीरो को सिम्बलाइज़ किया था. ठीक है, क्या क्या हुआ था उसके पीछे स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार आर्यभट्ट क्लास में पढ़ा रहे थे और उन्होंने देखा कि उन्होंने बच्चों को कुछ काउंटिंग के लिए कहा गया. अब ये उस टाइम की बात है जब विमेन एजुकेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थी. जनरली गर्ल्स को स्कूल जाने की या पढ़ने की मनाही की जाती थी, नहीं भेजा जाता था. ओनली सम रिच फैमिलीज गर्ल्स वही पढ़ती थी, वो भी वो पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं जाती थी, उनके लिए ट्यूटर घर पे आता था. ठीक है, बट आज वक्त बदल गया है. तो ये उस टाइम की बात है जब आर्यभट्ट क्लास ले रहे थे और उन्होंने कहा कि चलो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो. तो बच्चों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए यूजिंग नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड हैंड्स ऑन. फिर आर्यभट्ट के दिमाग में आया कि चलो नंबर ऑफ गर्ल्स काउंट करो. अब क्योंकि क्लास में कोई गर्ल्स नहीं थी, तो बच्चों ने कहा सर क्लास में गर्ल्स नहीं है, कितनी गर्ल्स लिखें? तब वहाँ ये आइडिया आ गया कि जब कोई ऐसी चीज़ काउंट करनी हो जो है ही नहीं, उसको उन्होंने सिम्बलाइज किया ज़ीरो से, और वहाँ आया, एग्जिस्ट किया ज़ीरो. और वहाँ से उनका थॉट प्रोसेस ऐसा रहा कि ज़ीरो के आने से हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, होल हो चुका है, इसलिए इस नंबर सिस्टम को नाम दिया गया होल नंबर्स. एंड डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है. ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड हो गया है, 1 2 3 4 एंड हैंड्स ऑन. ठीक है, फिर अच्छा, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है. होल नंबर्स के बाद कुछ और भी नंबर्स आए. जैसे जब साइंस में नंबर्स को यूज़ किया गया कि जैसे जब डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स करने की बात आई कि डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा कि से फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज़ वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में 5 किलोमीटर जाता है. बट यदि हमें वेस्ट का बताना है तो हम बार बार ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, 5 किलोमीटर वेस्ट जा रहा है. हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो उसके अपोजिट वाली नेगेटिव हो जाती है. ठीक है, वहाँ से आए थर्ड नंबर सिस्टम, दैट इज इंटीजर्स, जो कि थे ज़ीरो. अब इंटीजर्स को ऐसा कहा जाता है, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. यानी होल नंबर्स तो सारे हैं ही सही, लेकिन नेचुरल नंबर्स का भी नेगेटिव वर्जन इंटीजर्स में लिया गया. तो 0 +-1 +-2 +-3 एंड हैंड्स ऑन, ये इस तरीके से. तो ये तीन नंबर सिस्टम में तीसरा नंबर सिस्टम आया इंटीजर्स. इंटीजर्स के बाद कुछ और भी नंबर्स आए. ऐसा भी बताया गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है. नंबर लाइन पे यदि मैं 0 लिखूं और 1 लिखूं, कि 0 और 1 के बीच में क्या है? ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स आए उनको बोला गया रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, द नंबर्स
विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर, देखना इसकी डेफिनेशंस के थोड़ा डिटेल में जाना, कहते हैं ना कि डेविल इन द डिटेल्स, इसके डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर्स के, कि नंबर सिस्टम विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नो ऐसा नहीं, नंबर जो पहले से पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पहली कंडीशन तो यह है कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। दूसरी कंडीशन, जो पी एंड क्यू बोथ शुड बी इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू शुड नॉट बी ज़ीरो। डिनोमिनेटर जो है, आप पी बाई क्यू देख के आपको लग रहा होगा कि फ्रैक्शंस है, हाँ ये फ्रैक्शंस ही हैं। फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आज की क्लास का आपका होमवर्क है कि आपको रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस ढूंढना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि थर्ड कंडीशन है किसी भी नंबर के रैशनल नंबर होने में कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे इसी चैप्टर में, इसी साल 10th स्टैंडर्ड में हम आगे इसमें एक कंडीशन के बारे में और डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर की चौथी कंडीशन क्या होती है, कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब बनता है। बट ये सब चीज़ें हम थोड़ा बेसिक देख रहे हैं कि आप छोटी क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में क्या पढ़ के आए हो। इसके अलावा एक नंबर और आपने पढ़ा होगा पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में, दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते, सिंपल, जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिनको या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता हो, या फिर उसमें पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होते हो, या फिर क्यू ज़ीरो नहीं होता हो, या फिर आने वाले टाइम में हम ये थोड़ी सी और डिटेल पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। अभी हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि वो अभी 10th स्टैंडर्ड में ही आपको और डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा छोटे मोटे नंबर सिस्टम, आपने छोटे मोटे टाइप के नंबर्स और देखे होंगे, लाइक ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं, वो कहलाते हैं इवन नंबर्स। इसके अलावा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, लाइक एग्जांपल 5, 7, 11, 13, 19, ये सब नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होते, ये या तो 1 से होते हैं या फिर खुद से होते हैं, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, अच्छा भाई, कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, बच्चे ऐसा ध्यान रखते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सर कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। हाँ सच है, लेकिन इसी चैप्टर में हम आगे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इस तरीके से स्टडी करेंगे। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन आप इस तरीके से याद रखें, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। भाई 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। और जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखना कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। क्योंकि अभी यहाँ क्वेश्चन आएगा एक, इसी चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन आता है जहाँ हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना होता है। तो वहाँ हम ऐसे नहीं चलेंगे कि प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट है ना, वहाँ यही डेफिनेशन यूज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से जो आपको बोर्ड में अक्सर पूछी गई है, कुछ प्रीवियसली पूछे गए हैं, जैसे ऑड नंबर्स में ध्यान रखना, इवन नंबर्स में एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन in form of 2m, where m is integer. m is integer. And ऐसे odd numbers के लिए every odd number can be present in the form of 2m plus 1, where m is any integer. ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, एमसीक्यू में।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट्स एन इवन नंबर। दोनों आए हुए हैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में मिले हैं, पिछले कुछ सालों में आए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक नंबर सिस्टम जो हमारे इस साल काम आने वाला है। ओके, तो कुछ लिखना है तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक, इस चैप्टर का पहला टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के पर्पज से है, अदरवाइज इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये आप ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हो। छोटी क्लास में जैसे आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर नाम से चैप्टर पढ़ा होगा, और 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ाया गया है। तो देखो क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। क्या मतलब? क्या मतलब इसका? देखो, इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि हर कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो यूनिक होता है हर नंबर के लिए, चाहे प्राइम नंबर्स किसी भी ऑर्डर में अकर हो रहे हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको समझना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? जैसे मैं आपको बोलूँ ए नंबर 32760, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से एक नंबर ले लेता हूँ, से 1280 है हमारे पास, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन वही जिसको कुछ बच्चे जनरली एलसीएम भी बोलते हैं। हाँ, एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किया जाता है, बट दिस मेथड डजंट कॉल्ड प्राइम एलसीएम। ओके, इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किससे डिवाइड करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है कि डिवाइड करने के लिए आप हमेशा प्राइम नंबर्स ही लेंगे, चाहे आप छोटा प्राइम नंबर लें पहले या बड़ा प्राइम नंबर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे दिख रहा है, और मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप बड़े प्राइम नंबर से ही पहले करें। जैसे मुझे दिख रहा है ये 5 से डिविजिबल है, तो मैं 5 से करूँगा इसको। 5 2 ज़ 10 एंड 2 5 5 ज़ 25 5 6 ज़। और किसी से डिवाइड हो रहा है ये? हाँ, 2 से हो रहा है। 2 128 2 64 2 32 2 16 2 8 ज़ 2 4 ज़ 2 2 ज़ एंड 2 1 ज़। तो मैं 1280 को क्या लिख सकता हूँ? कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 टू पावर 1। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो है वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब 2 टू पावर 8 इंटू 5 टू पावर 1 1280 का है। इसके अलावा ये किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, या फिर 1280 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ये है इस थ्योरम का मतलब। देखो, एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है 32760 का, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। कितनी बार 2 है? 3 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 1 बार। 13 2 बार। तो ये दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में। देखो क्या किया, जो पढ़ा है उसी को दोबारा एक नए नाम से बता दिया, और कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे ही है, इस साल आप बहुत कुछ ऐसा ही सीखने वाले हो जो छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बस उसका नाम बदल दिया गया है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, ये काम कहाँ आएगा? ये काम आएगा एक ऐसे टॉपिक को समझने में जो फिर से आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन इस साल थोड़ा और डिटेल में जाएंगे उसके। LCM एंड HCF, अगेन फिर से एक ऐसा टॉपिक जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। अच्छा, LCM HCF की डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ बोर्ड पे, ज़रा देख के पढ़ना, बताना कि क्या ये डेफिनेशन पहले कभी पढ़ी है या पहले कभी देखा है कि LCM और HCF का मतलब क्या होता है। LCM एंड HCF का देखो फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड HCF
स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, मतलब क्या है, ये तो फुल फॉर्म है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका मतलब होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है इट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन पॉसिबल नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। मतलब इसका अभी समझा रहा हूँ थोड़ी देर में, क्वेश्चन की हेल्प से और समझेंगे। जैसे मेरे को ये जानना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 24 एंड से 60। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, सबसे छोटा पॉसिबल नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड होते हैं? क्या हम उनको मल्टीपल्स बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं, यस, वी कॉल देम मल्टीपल्स। जैसे 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन कौन से होंगे? 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25, ये सब 5 से डिवाइड होंगे, राइट? एंड दे आर नॉन एज मल्टीपल्स ऑफ 5। अच्छा, 12 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे? 12 से डिवाइड होने वाले नंबर जो 12 के मल्टीपल होंगे, 12, 24, 36, 48, 60 एंड हेंस ऑन, राइट? ये 5 के मल्टीपल्स, ये 12 के मल्टीपल्स। अच्छा, यदि मैं जानना चाहूँ कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होता हो और 12 से भी डिवाइड होता हो? हाँ, बहुत सारे हैं। 60 ले लो, 120 ले लो, 180 ले लो। ये सब वो नंबर है जो 5 से भी हो रहे हैं और 12 से भी हो रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 60 is the smallest number which is exactly divisible by 5 and 12. 60 वो नंबर है सबसे पहले आएगा जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होगा। तो कैन वी कॉल इट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर which is commonly divisible by 5 and 12 both, and that's what we are talking about LCM, कि सबसे छोटा वो पॉसिबल नंबर जो किन्हीं भी दो गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा हो। जैसे मुझे 24 एंड 60 का एलसीएम निकालना हो, है ना? इसको मिटा दें थोड़ी देर। तो 24 के मल्टीपल्स, सर ये क्या कर रहे हो आप? तुम मल्टीपल्स क्यों लिख रहे हो? हमें तो हमारी छोटी मैडम ने सिखाया था कि एलसीएम ऐसे निकालते हैं। हमने तो ऐसे सीखा है, 2 12 2 30, 2 6, 2 15, 2 3, और 15 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो 15 एज इट इज। देन 3 1, 3 5, 5 1, 5 1, राइट? ऐसे निकालते हैं। तो क्या आएगा एलसीएम? 24 और 60 का एलसीएम क्या आएगा? ये लिख दूँ, 2 × 2, इसे डायरेक्ट लिख दूँ मल्टीप्लाई करके मैं तो 90, नहीं 90 नहीं है, 120। 120 इज द LCM ऑफ 24 एंड 60। अच्छा, 120 इज द LCM ऑफ 24 एंड 60। इससे क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या इसका मतलब ये है कि 120 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 एंड 60? 120 से पहले, 120 से छोटा ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो 24 और 60 दोनों से डिवाइड होता हो, राइट? एम आई गेटिंग? समझ में आ रहा है? एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है? पर आपको ये वाली अप्रोच थोड़ी छोड़नी पड़ेगी एलसीएम के लिए। हम इस मेथड से नहीं जाएंगे एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है? हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। चलो एचसीएफ को भी देख लेते हैं। अच्छा, एचसीएफ क्या है? जैसे मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 24 एंड 60 क्या है हमारे पास? 120। अच्छा, एचसीएफ को भी देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे एलसीएम थे वैसे एचसीएफ आएगा। एचसीएफ में हम यूज़ करेंगे फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूँ 18 के फैक्टर्स बताओ, 18 के फैक्टर्स यानी मैं उन सारे नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो 18 को डिवाइड करते हैं। 18 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से हाँ होता है, 7 8 9 9 से होता है। देन 9 के बाद सीधे 18 से।
यानी ये सब नंबर कौन है, 18 के HCF, सॉरी 18 के फैक्टर्स हैं, HCF नहीं 18 के फैक्टर्स है। ओके अच्छा, ऐसे में किसी और नंबर के बोलूँ, मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ चलो 27 का HCF बताओ, सॉरी 27 के फैक्टर्स बताओ, यानी ऐसे नंबर जो 27 को डिवाइड करते हैं। अगेन 139 139 के अलावा किससे डिवाइड होता है कि, हाँ होता है सर 27 से होता है। तो 18 को डिवाइड करने वाले नंबर ये रहे, 27 को डिवाइड करने वाले नंबर ये रहे। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 18 और 27 को डिवाइड करता है? हाँ है, 1 है, 3 है, 9 है, 1 3 एंड 9 है जो 18 और 27 दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर्स है। अच्छा, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 9 इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी 9 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 18 और 27 को डिवाइड करता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट HCF। यानी ऐसा नंबर, ऐसा कॉमन नंबर जो किन्हीं भी गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है और वो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई पॉसिबल ना हो, वो कहलाता है आपका HCF, राइट। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आगे वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगी। LCM डिवाइड होता है और HCF डिवाइड करता है। 9 18 और 27 दोनों को डिवाइड करता है, हाँ क्योंकि 9 HCF है। HCF डिवाइड करता है एंड LCM डिवाइड होता है। इसके बेसिक क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन होती है वर्ड प्रॉब्लम्स की, अभी आएगी आगे। फाइंड द नंबर ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स। ओके, इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और होती है LCM और HCF की। जैसे मैं यदि HCF निकाल लूँ इसका, मैंने 24 और 60 का LCM तो निकाला है, यदि मैं HCF भी निकाल लूँ 24 और 60 का, तो 24, अच्छा HCF कैसे निकालना सीखा है आपने? सर जी ऐसे, हमें छोटी क्लास में ऐसे सिखाया गया था। एंड 60 का 2 30s, 2 15s, 3 5s एंड 5 1s। तो हमारी मैडम तो हमें कहती थी कि ऐसे लिख लो, 24 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 60 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो HCF आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 12 इसका HCF आएगा सर जी। मैंने कहा भाई सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करते हैं छोटी क्लासेस में, तो ऐसे ही करते हैं। बट जैसे मैंने आपकी छोटी क्लास वाला मेथड अभी रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं चलेगा, हम नहीं चलाएंगे। आपको क्या लगता है 10th में आपसे ये पूछेंगे कि इसका LCM HCF निकालो? हाँ पूछ भी सकते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन 1 मार्क में 2 मार्क में, लेकिन 1 मार्क 2 मार्क में भी अब चीज़ें इतनी आसान नहीं रही, कंपटीशन बढ़ गया है। अभी दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन रहते हैं LCM HCF में, है ना। तो ये प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं हम LCM एंड HCF की। तो जैसे मैं 24 और 60 को मल्टीप्लाई करो, 1440, एंड 120 एंड 12 को मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी आएगा 1440, है ना। तो दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स ओनली। कोई 2 पॉजिटिव नंबर है हमारे पास A एंड B, उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, ठीक है। यानी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके LCM HCF का प्रोडक्ट बराबर रहता है। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके NCERT में भी दिए हुए हैं और बोर्ड्स में भी आते हैं, आए हुए हैं, कितनी बार आए हुए हैं, हर साल एक आध तो आता ही है, चाहे MCQ में आए चाहे 2 मार्कर्स में आए, पर आता है, डेफिनेटली आता है कि इन चारों में से कोई एक चीज़ दे दी जाएगी, सॉरी एक चीज़ मिसिंग होगी, बाकी 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, एंड यू हैव टू फाइंड, आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करके करनी है। हमारे पास है अभी आगे क्वेश्चन, अभी आएगा वीडियो में आगे। टिल देन मैं ये क्लियर कर देता हूँ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन डेफिनेशंस एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ LCM एंड HCF, और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ ये रहे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे अच्छा यहाँ मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, जैसे मैंने आपका LCM HCF का मेथड रिजेक्ट कर दिया कि आपको ये मेथड से नहीं करना है, तो कौन से मेथड से करना है सर? ज़रा ध्यान समझना, आप क्या करेंगे, जिन भी नंबर्स का, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये प्रॉपर्टी
दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स ओनली। गलती से भी 3 नंबर्स के लिए इसको यूज़ करने की कोशिश मत करना। वैसे 3 नंबर्स का आपको आता नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, बट 3 नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा मत समझना कि एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, वो नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आ जाओ। चलो भाई, इसमें मेथड समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। आपको क्या करना है, देखो आपको छोटी क्लास में ऐसे क्या है, एलसीएम निकालना हो तो ऐसा बड़ा वाला प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, एचसीएफ निकालना हो तो दोनों नंबर्स का या जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ऐसा अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, राइट। ये सिखाया। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना हो ना, उन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भाई, जिनको जिनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है डाल दो कमेंट में, पता है पता है पता है, बढ़ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन। जिनको नहीं पता है उनको पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। क्या बोला सर, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो आता है ना कर्मा, ये तो आता है 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो हम 24 को क्या लिखेंगे, 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 1 ही। अरे इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोलो पता था ना। हाँ सर पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। 36 मैं ये सब नहीं करूँगा कि बार बार हम ये करने बैठेंगे ना 10th में हम लोग। तो 36 का 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2 डायरेक्ट लिखेंगे। चैप्टर खत्म होते होते आपको भी आदत हो जाएगी कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, आ जाएगा समझ में। अब आते हैं भाई, यहीं से होगा जादू, यहीं से होगा जादू। देख लो कैसे। जब भी आपको एलसीएम लिखना हो, एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, आप क्या करो, पहली चीज़ तो एक ध्यान रखो, प्राइम नंबर्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, यानी छोटा प्राइम नंबर पहले, बड़ा ना प्राइम नंबर बाद में। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ 2 की पावर क्या है 3, यहाँ 2 की पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट कौन सी है 3, तो 2 टू पावर 3 को ले ली। यहाँ 3 की पावर क्या है 1, यहाँ 3 की पावर क्या है 2, तो 3 की पावर 2 को ले लिया और इसको सॉल्व कर दो। ये है 8, ये है 9 और आ गया 72 और 24 36 का एलसीएम है 72। डिफिकल्ट लगा, डिफिकल्ट लगा, हाँ लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा, बट बिलीव मी यही काम का है। अब एचसीएफ निकालना हो तो मुझे एचसीएफ निकालना है 24 एंड 36 का। तो जैसे एलसीएम में मैक्सिमम पावर ली है, वैसे एचसीएफ में मिनिमम पावर ले लो। 2 की मिनिमम पावर क्या है 2, 3 की मिनिमम पावर 1, इसको सॉल्व कर दो 12, एचसीएफ इज 12। ठीक है, तो एक ही बार आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा और आपका काम हो गया। आया समझ में, आया समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और है, वो और देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द सॉल्यूशन। ठीक है, देखो 18 एंड 48 है, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्या होगा 2 टू पावर 1 3 टू पावर 2 एंड 48 का क्या होगा 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 1, है ना। और जादू हुआ, डायरेक्ट लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक बार मैं पिछले क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, एलसीएम के लिए हम लेंगे मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 4 एट 3 की मैक्सिमम पावर 2, क्या आएगा 144। एलसीएम इज 144, 16 69 144। एचसीएफ के लिए हम लेंगे मिनिमम पावर 2 टू पावर 1 3 टू पावर 1 दैट इज 6, एचसीएफ इज 6। किसी के दिमाग में ऐसा डाउट तो नहीं है 2 टू पावर 1 तो 1 होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 टू पावर 1 2 ही रहता है, 3 टू पावर 1 3 ही रहेगा, 3 टू जस्ट 6। ये ऐसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। सर इसमें नया क्या है, ये तो हम 6 स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हैं। रुक जा भाई रुक जा, थोड़ा सब्र कर ले, अभी आएगा नया। ठीक है चलो ये नेक्स्ट देखते हैं। 135 एंड 1 225।
135 एंड 225 एक काम करते हैं, आपके होमवर्क के लिए रखते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये लो, नया नया मांग रहे थे ना, नया कि नया क्या है, ये लो भाई, ये बोर्ड का PYQ है, बोर्ड में आया हुआ है कि A इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू एंड B इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, देन व्हाट इज देयर LCM। ये PYQ है बोर्ड का, बोर्ड में आया हुआ है, थोड़ा लंबा चौड़ा था, मैंने थोड़ा ट्रिम कर दिया। फिर लंबे चौड़े में क्या था, सिर्फ ये लिखा था वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, और कुछ भी नहीं, है ना। P and Q are prime numbers such that A is equals to P square Q and B is equals to PQ square. Then what is the LCM of AB? AB का LCM बताना है आपको। तो सर जी ये क्या आ गया, अरे ये तो LCM HCF में तो हमने अल्फ़ाबेट कभी देखी ही नहीं। अल्फ़ाबेट देखती तो हमारी मैथ्स में अल्फ़ाबेट करते क्या है पहले तो ये समझ में नहीं आता, ऐसा बच्चे सोचते हैं। अल्फ़ाबेट देखते तो हमें वैसे ही डर लगता है, सर जी आप LCM HCF जैसे इजी टॉपिक में भी अल्फ़ाबेट्स ले आए। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या बताया था मैंने, LCM मतलब मैक्सिमम पावर। तो मुझे यदि LCM ऑफ AB निकालना है तो A के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन है, P है और Q है। B के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन है, P है और Q है। तो P की मैक्सिमम पावर P स्क्वायर, Q की मैक्सिमम पावर Q स्क्वायर, और ये रहा आपका LCM ऑप्शन ए। बोलो भाई मज़ा आ गया। बोर्ड के पेपर में MCQ सेक्शन में पहला क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, इसी टॉपिक से रहता है। PQ की जगह XYZ आ जाएगा, PQ आ जाएगा, LMN आ जाएगा, कोई भी अल्फ़ाबेट हो जाएगा। ये अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू कहीं होती होगी हमारे लिए मैथ्स में, दे आर जस्ट वेरिएबल्स नथिंग एल्स। इनको एज ए वेरिएबल ही ट्रीट करना होता है। बोल दिया हमसे कि P और Q जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो उनको हमें प्राइम नंबर्स की तरह ही ट्रीट करना है। ओके हाँ, लेकिन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में, आया बेटा। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लो भाई, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। आपको 3 अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं। A दिया हुआ है x³ y² z², B दिया हुआ है x² y² z³, C दिया हुआ है x³ y² z⁴n, और LCM ऑफ ABC दिया हुआ है। LCM तो फाइंड करने को कहा जाता था सर, LCM कैसे दे दिया, x³ y² z⁵, देन द वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू बतानी है आपको। ये बैठा है यहाँ पे, ये ढूंढना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ तुम्हें रियलाइज़ होगा कि जो हमें ऐसा सीखा था ना LCM HCF निकालने के लिए, ये आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, है ना। ये भी बोर्ड PYQ है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है ना। स्टार्टिंग इसकी ओलंपियाड से हुई थी, कुछ बहुत साल पहले ओलंपियाड में पूछा गया था पहले, बाद में इसको बोर्ड में लिया गया, है ना। जैसे एज यू नो कि हर साल कंपटीशन बढ़ ही रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है लेवल, है ना। आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। तो लेकिन लेवल बढ़ाने के लिए करना कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं आपको। जैसे हमें क्या बताया है कि LCM ऑफ ABC दिया हुआ है, तो हम भी हमारा LCM निकाल लेते हैं, हमें भी तो आता है, हमें भी तो हमारे सर ने सिखाया है LCM कैसे निकालते हैं। सर ने बताया था LCM निकालने के लिए आप मैक्सिमम पावर लेंगे, है ना। अब XYZ प्राइम नंबर्स हैं तो मैक्सिमम पावर भी उन्हीं की ली जाएगी। तो X की मैक्सिमम पावर कौन सी है, 3, Y की मैक्सिमम पावर 2, और Z की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ N है। 2, 3 और N में क्या है, 2, 3 और N में बड़ा कौन है पता नहीं, हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन हमें बताया गया है कि LCM x³ y² z⁵ है। Z की पावर 5 है, यहाँ क्या है Z की पावर 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ 5 होनी चाहिए, तभी तो LCM में Z की पावर 5 आएगा। तो Z की पावर यदि मैं N ले लेता हूँ तो N = 5 आपका आंसर है। खबर पड़ी, समझ में आया, समझ में मज़ा आया, मज़ा। चलो मज़ा आया तो कमेंट में डाल दो मज़ा आ गया।
ठीक है, ए बी सी एलसीएम एक बार और नोट कर, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी विद देयर प्राइम फैक्टर्स विद देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और हमें बताया गया है कि तीनों का एलसीएम ये है। तो यहाँ एक मिसिंग नंबर है एन, ये ढूंढना है। तो हमने क्या करा, इनका एलसीएम निकाल लिया हमारी साइड से और उसको गिवन एलसीएम के साथ कंपेयर कर दिया, तो सीधे मिल गया हमें एन इज इक्वल्स टू 5। भाई एक्स की मिनिमम मैक्सिमम पावर कौन सी है, 3, यहाँ पे भी 3 है। वाई की मैक्सिमम पावर सब में ही 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। और जेड की मैक्सिमम पावर 5 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 5? क्योंकि एलसीएम में बताया गया है कि जेड की मैक्सिमम पावर 5 है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n है, तो n की वैल्यू क्या होगी 5। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, यदि यहाँ 5 होता या यहाँ 6 होता तो n की वैल्यू 6 हो जाती। मैक्सिमम पावर के हिसाब से चलती हो तो n की वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। show that 4 to power n cannot end with 0 for any natural number n। 4 की पावर n है और आपसे बोला गया है कि ये कभी 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे n की आप कोई भी वैल्यू ले लो। तो चेक कर लेते हैं 4 की पावर n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए बोला है। तो 4 की पावर 1 क्या होगा 4, 4 की पावर 2 क्या होगा 16, 4 टू पावर 3 क्या होगा, बोलो बोलो। एनहेंस ऑन चलता जाएगा, ये तो हमेशा 4 6 4 6 4 6 ही चलेगा, 0 पे कभी ख़त्म होगा क्या? कैसे पता चलेगा भाई? देखो 4 टू पावर n को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ही काम आएगा। आप क्या करो, बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 इंटू 2 और उसकी होल पावर n। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये लिख लेना, ये काम आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे भाई, दिखेंगे डेफिनेटली, बोर्ड में दिखेंगे। क्या है, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0, किसी भी नंबर का 0 पे खत्म होने के लिए जरूरी है इट्स बेस मस्ट हैव 2 and 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। यहाँ क्या है, सिर्फ 2 and 5, 2 and 2 ही है, 5 तो है ही नहीं। ये तो सारे 2 होते तो भी ये 0 पे ख़त्म नहीं होता, ये सारे 5 होते तो भी ये 0 पे ख़त्म नहीं होता। 0 पे ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक 2 एक 5 तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, इसका मतलब 4 टू पावर n विल नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आप n की वैल्यू 24 घंटे बैठ के कैलकुलेट करते रहो, 1 2 3 4, और जितना टाइम आपके पास फ्री हो उतने फ्री टाइम में लिख के करते रहो, ये 0 पे कभी ख़त्म नहीं होने वाला। भाई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कि बेस मस्ट हैव 2 and 5 as a prime factors to end with 0. Okay.